नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आरोपियों की रिमांड पर आज फैसला सुनाया जाएगा। तो आज आरोपियों की रिमांड पर फैसला होने वाला है। राजस्व उप निरीक्षक भी एसआईटी के जांच के दायरे में आ गए हैं। तो एसआईटी ने कहा है कि सभी साक्ष्य सुरक्षित है। तो इससे पहले लोगों ने काफी विद्रोह किया था, जिस तरह से रिजॉर्ट को गिराया गया था, रेस्टोरेंट को गिराया गया था, तो उसके बाद जो है सभी लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी बिल्डिंग को क्यों गिराया गया है। तो वहीं अब कहा गया है एसआईटी की ओर से सभी साक्ष्य अब सुरक्षित है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर आरोपियों की रिमांड पर आज फैसला आने वाला है। तो राजस्व उप निरीक्षक भी एसआईटी के जांच के दायरे में आ गए हैं। तो एसआईटी ने कहा है कि सभी साक्ष्य को सुरक्षित रखा गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है ये। आरोपियों की रिमांड पर आज फैसला आने वाला है। राजस्व उप निरीक्षक भी एसआईटी की जांच के दायरे में आ गए हैं। तो एसआईटी ने कहा है कि सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखा गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद राज्य के वन महकमे और जंगलात के इलाके में कब्जे करके होटल रिजॉर्ट निर्माण मामले पर एक्शन प्लान तैयार करने के साथ साथ 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग का ये कहना है कि मामले में अगर किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। नहीं, देखिए, अब अगले 15 दिनों के अंतर्गत एक अभियान चलाकर हमने प्रमुख वन संरक्षक हॉफ को स्पष्ट रूप से यहाँ से शासन से निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में 0 टॉलरेंस की कार्रवाई की जाए और अगर वन विभाग की भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण पाया जाता है तो उस संबंध में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर लगता है कि गंभीर अगर किसी तरह की लापरवाही हुई है तो इसमें शासन के स्तर से उसमें भी कार्रवाई किए जाने में कोई। तो अंकिता हत्याकांड के बाद अब प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। तो रिजॉर्ट मामले में एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। वहीं 15 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट तलब करने की बात कही गई है। तो सीएम धामी भी काफी ज्यादा इस पर सख्त है। तो रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद राज्य के वन महकमे और जंगलात के इलाके में कब्जा करके जो होटल और रिजॉर्ट बनाए गए थे उस पर अब एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब करने की बात कही गई है। तो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग का यह कहना है कि मामले में अगर किसी भी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में बैकडोर में हुई भर्ती पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो अब तक 205 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, नियुक्तियों से बाहर कर दिया गया है। तो 47 और कर्मचारियों को टर्मिनेशन के लिए नोटिस दिया जाएगा। तो 2016 से 22 के बीच तथार्थ आधार पर भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है। तो बैकडोर भर्ती मामले में लगातार विपक्ष की ओर से भी सरकार को घेरा जा रहा था, लगातार इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 205 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और 47 और कर्मचारियों को टर्मिनेशन के लिए नोटिस दिया जाएगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, विधानसभा जो नियुक्ति हुई थी, बैकडोर भर्तियां हुई थी, उसको लेकर विपक्षी भी लगातार सरकार को घेर रहा था और अब कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। ये कह सकते हैं कि विधानसभा में जो अवैध नियुक्तियों को लेकर जो कार्रवाई हुई थी, जिन्हें बैकडोर से भर्तियां करने का आरोप सीधे तौर पर लग रहा था, उस पर अभी भी ये कह सकते हैं कि कार्रवाई जारी है। जबकि 205 कर्मियों को टर्मिनेशन के जो लेटर थे वो यहाँ पर थमा दिए गए हैं। उसमें से कह सकते हैं कि तकरीबन 200 कर्मचारियों की तरफ से रिसीव भी उन लेटरों को यहाँ पर कर लिया गया है और आने वाले दिन में कह सकते हैं कि आज या कल में भी और 47 कर्मचारियों के ऊपर टर्मिनेशन की कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है।
ये वो संख्या है जो 2016 से 2022 के बीच में तटस्थ नियुक्तियों के आधार पर जिनको यहाँ पर लगाने का काम किया गया था। उसमें कह सकते हैं कि चाहे वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के समय की लगी हुई नियुक्तियां हों या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तत्कालीन जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल उनके समय की लगी हुई तटस्थ नियुक्तियां हों, उन सभी को विधानसभा की जो जांच समिति थी उसने यहाँ पर अवैध करार पाया था और कहा था कि बिना नियमों बिना पालन के जो गाइडलाइन परीक्षा की जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसके बिना नियमों के यहाँ पर इन भर्तियों को रखने का काम किया गया था। इसीलिए उसके ऊपर ये कार्रवाई करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और शासन की तरफ से जैसे ही अनुमोदन यहाँ पर प्राप्त हुआ था तो सीधे तौर पर टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि विधानसभा में जो दूसरी नियुक्तियां हैं चाहे वो 2016 से पहले की क्यों ना हो उनके खिलाफ भी यहाँ पर जांच की जा सकती है। जी अबे, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और लगातार निलंबित किया जा रहा है जो कर्मी थे जिनको बैकडोर भर्तियां मिली थी, लेकिन इसके बाद जो है कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर भी अब विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर क्योंकि जिन लोगों की तटस्थ जो नियुक्तियां जो हुई थी उन तटस्थ नियुक्तियों में खासतौर पर वो लोग यहाँ पर शामिल थे जो राजनेताओं के बड़े खास कहे जा सकते हैं, चाहे वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के हों या फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो तत्कालीन वित्त मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल उनके द्वारा लगाए गए तटस्थ नियुक्तियां जिसमें ज्यादातर बीजेपी नेताओं के जो चहेते हैं उनको यहाँ पर रखाने का काम यहाँ पर किया गया था और ऐसे में बीजेपी के भीतर ही अब इन सब चीजों को लेकर यानी इस कार्रवाई के लेकर एक आक्रोश के साथ यहाँ पर भड़कने लगे और जल्द ही ये कह सकते हैं कि अगर इन सब चीजों का पदक्षेप यहाँ पर नहीं होता है तो फिर आने वाले दिनों में बीजेपी की जो मुश्किल होगी। ये तो बात हो गई उनकी जो करीबी थे जो चहेते थे उन पर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनका क्या जिन्होंने इनकी भर्तियां कराई थी क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, साथ साथ तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है क्योंकि जिन लोगों के द्वारा नियुक्तियां हुई थी उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जानी है उसके लिए मुख्यमंत्री मंथन अभी कर रहे हैं। दिल्ली भी गए थे मुख्यमंत्री पिछले दिनों और उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी बातचीत करी, उसको लेकर क्या कुछ अग्रिम निर्णय यहाँ पर रहता है, क्या कुछ कार्रवाई के दिशा में सरकार अगर उस बात है वो तो आने का वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरी घटनाक्रम के चलते बीजेपी को काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है, खासतौर पर जो सरकार की जो स्वच्छ छवि थी उस छवि पर एक दाग लगने का काम जरूर यहाँ पर हुआ था। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं चाहते हैं कि सरकार के ऊपर किसी तरह की कोई ऐसे आरोप यहाँ पर लगते रहे जो सरकार की छवि को धूमिल करने वाले हों। बिल्कुल, और उस समय पे जब चुनाव नजदीक आते हैं, अबे आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो देहरादून से दूसरी बड़ी खबर, राजस्व व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। तो हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश भी जारी किए हैं, कहा है कि बताएं राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने के आदेश का क्या हुआ है। तो अंकिता हत्याकांड के बाद ये जनहित में याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, तो उसके बाद सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। तो 3 हफ्ते में शपथ पत्र देने के लिए निर्देश भी जारी किए गए थे। तो 2018 में हाईकोर्ट ने राजस्व व्यवस्था खत्म करने के लिए कहा था। तो 157 साल पुरानी राजस्व व्यवस्था को 6 महीने में खत्म करने के निर्देश जारी किए थे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अभय। तो अभय, 2018 में हाईकोर्ट ने राजस्व व्यवस्था को खत्म करने के निर्देश दिए थे। तो अभय, 2018 में हाईकोर्ट ने राजस्व व्यवस्था खत्म करने के लिए कहा था। तो 157 साल पुरानी राजस्व व्यवस्था को 6 महीने में खत्म करने के निर्देश दिए गए थे। तो अपराधों की विवेचना सिविल पुलिस से करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। तो राज्य में थानों की संख्या और सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी निर्देश जारी किए थे। तो वहीं अब पूछा गया है राजस्व व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। तो हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि बताएं राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने के आदेश का क्या कुछ हुआ है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, राजस्व व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। राजस्व व्यवस्था को खत्म करने को लेकर जो इस समय प्रदेश में जो सियासत चल रही है उसको ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने भी अपने पूर्व के आदेश को लेकर सरकार से यहाँ पर जवाब मांगा है। खासतौर पर
जो शासन के जो मुख्य सचिव है प्रोफेसर संधू, उनसे 3 सप्ताह के भीतर उस जवाब को व्यक्तिगत तौर पर पेश करने के लिए कहा है। शपथ पत्र के साथ ये जवाब यहाँ पर देना होगा, क्योंकि 2018 में हाईकोर्ट ने एक आदेश यहाँ पर दिया था, सीधे तौर पर कहा था कि राजस्व व्यवस्था को समाप्त किया जाए और उसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम हुए, यानी आगामी 6 माह के भीतर इस राजस्व व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपराधों की जो आपराधिक जो मामले हैं उनकी जांच रेगुलर पुलिस से कराने के लिए और प्रदेश में थाना चौकियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश पूर्व दिए जा चुके थे। लेकिन तब से लेकर अब तक अगर सीधे तौर पर कहें तो कोई इस दिशा में कोई बेहतर तरीके से काम यहाँ पर नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंटेशन जो काम यहाँ पर होना चाहिए था राजस्व व्यवस्था को खर्च करते रेगुलर पुलिस को जांच सौंपने की दिशा में, उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। अब ये कहा जा सकता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से राजस्व पुलिस की लापरवाही यहाँ पर सामने देखने को मिली है, तो ऐसे में हाईकोर्ट ने भी अपने उस आदेश का संज्ञान यहाँ पर लिया है और कहा है कि मेरे जो आदेश थे, मेरे जो निर्देश यहाँ पर दिए गए, तो उन पर सरकार ने क्या कुछ एक्शन लिया और उसी के बाबत अब सरकार को जवाब यहाँ पर देना होगा। क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी ये कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी राजस्व व्यवस्था यहाँ पर लागू है, राजस्व पुलिस यहाँ पर काम करती है और ऐसे में जो न्याय व्यवस्था में जिसमें न्याय मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है, उसमें काफी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। यही वजह है कि हाईकोर्ट अब इस मामले पर सख्ती के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। जी, तो अबे इस पर सरकार का क्या कुछ कहना, धामी सरकार की तरफ से क्या इस पर कोई बयान सामने आया है? तो बिल्कुल अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान ऐसा सामने नहीं आ पाया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि ये व्यवस्था का प्रश्न, ऐसे में सरकार को पहले अपनी जो नींव है उनको मजबूत यहाँ पर करना होगा, यानी कानून व्यवस्था को उन क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस को उन क्षेत्रों में स्थापित करने से पहले उनकी संख्या को यहाँ पर बढ़ाना होगा। क्योंकि अभी तक के जो नियम है, नियमों के हिसाब से जो चौकी पुलिस थाने खुले हुए हैं उनके हिसाब से सिर्फ संख्या पुलिस की या रेगुलर पुलिस की संख्या यहाँ पर है। ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेगुलर पुलिस को ये काम दिया जाता है तो फिर उस संख्या को यहाँ पर बढ़ाना होगा और उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा समय की जरूरत होती है। उसके लिए बाकायदा सरकार अपना मंथन यहाँ पर करेगी, नए नियमों नए कानूनों के साथ यहाँ पर आएगी और उसमें थोड़ा समय यहाँ पर जरूर लग सकता है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश सख्त रवैये के बाद सरकार को भी इस दिशा में काम यहाँ पर करना होगा और जल्द ही इस दिशा में काम करके जी बिल्कुल अब है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही खबरों को भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के अटकलें करार दिया है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के अफसाने हैं जिन पर गौर नहीं किया जा सकता। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस जनहित और बेहतर काम करने में है, तो प्रदेश में बेहतर काम हो इसको लेकर है और उसके लिए जो जरूरी होगा धामी सरकार वो करते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, सब अटकलें हैं कि मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी अटकलें हैं, हवाबाजी है। उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से बेहतर सरकार कर सके, किस प्रकार से जनता के हितों के काम हम कर सके, इस पर हमारा फोकस है। और निश्चित रूप से किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहना है, कब किस विधायक से क्या काम करना है, किसकी भूमिका क्या होगी, ये सब मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, केंद्रीय नेतृत्व का विशेष अधिकार होता है। निश्चित रूप से अगर कोई भी चीजें होंगी हमारी पार्टी मीडिया को जरूर बताएगी, आप सब लोगों को पता चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर विभागों को बढ़ानी होगी अपनी आय तो देना होगा पाई पाई का हिसाब। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभागों को अपनी आय बढ़ानी होगी और उसका पाई पाई का हिसाब देना होगा। तो अपर मुख्य सचिव वित्त मंत्री विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश इस पर दिए गए हैं और खनन, ऊर्जा, वन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश इस पर जारी कर दिए गए हैं। तो राज्य में खनन से 825 करोड़ की कमाई का रखा गया है लक्ष्य। तो यूपीसीएल और यूजेवीएनएल से भी टैक्स का हिसाब मांगा गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे से जुड़ गए हैं। अभय, क्या है पूरी खबर? बिजली विभाग ने एक बार फिर जो उपभोक्ता है उनको बड़ा झटका यहाँ पर दिया है और जिस घाटे का लगातार इंडिया वाइज विद्युत विभाग में जिक्र कर रहा था कि विद्युत विभाग को लगातार यहाँ पर घाटा हो रहा है, यूपीसीएल को लगातार घाटा हो रहा है, उस घाटे से उभरने के लिए अब ये कह सकते हैं कि नए प्लान के साथ सरचार्ज लगाने की व्यवस्था
यूपीसीएल यहाँ पर करने जा रहा है। विद्युत नियामक आयोग की तरफ से यूपीसीएल के सरचार्ज वाले प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। इसमें कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता है उन्हें 45 पैसे से लेकर 46 पैसे तक की सरचार्ज के रूप में यहाँ पर देना होगा। यानी जितना ज्यादा बिल होगा उतना ज्यादा सरचार्ज अब यहाँ पर उपभोक्ताओं को देना होगा। अब इस सरचार्ज लगने के बाद सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि प्रदेश के 20 लाख जो विद्युत उपभोक्ता है उनको आप सरचार्ज के रूप का अतिरिक्त यहाँ पर पैसा देना होगा। और उसके चलते अब ये कह सकते हैं कि यूपीसीएल अपने जो घाटे की भरपाई है वो यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। ये भी कहा जा सकता है कि यूपीसीएल का जो घाटा था उस घाटे को भरने के साथ साथ जो सरचार्ज लगेगा उस सरचार्ज के चलते यूपीसीएल को अब आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि एक साल में लगभग 1100 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर होगा और वो राज्य विभाग के इसमें यहाँ पर जाएगा ताकि आने वाले दिनों में जो विद्युत की जो व्यवस्था है और सुदृढ़ तरीके से यहाँ पर हो सके। और बिजली यूपीसीएल की तरफ से सरचार्ज को लेकर अलग अलग जगहों पर जो चार्ज थे उनको देने का काम यहाँ पर जारी कर दिया गया। न्यूज सूची जो सरचार्ज की थी वो यहाँ पर दे दी गई है। अगर किसी उपभोक्ता का 100 यूनिट प्रति माह बिजली का बिल यहाँ पर आ रहा है तो फिर उसे अब 5 रुपए और अतिरिक्त रूप से यहाँ पर देना होगा। यानी 100 रुपए की जगह पर 105 रुपए या 12 रुपए यहाँ पर देना होगा। जिस तरह से लापरवाही की शिकायतें मिलती रही है यूपीसीएल की तरफ से, लगातार जो है बिजली विभाग की तरफ से लापरवाही की शिकायतें मिलती रही हैं सरकारी विभागों की ओर से, तो क्या कहा जाए एक ट्रांसपेरेंसी दिखाई जा रही है जनता और जो सरकार है उसके बीच में? ये कहा जा सकता है कि लगातार जो लापरवाहियां हो रही थी उस लापरवाहियों को आगे करने के लिए, उस लापरवाहियों को कम करने के लिए जो लाइन लॉस यहाँ पर होते हैं उसको कम करने के लिए यहाँ पर काम करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि विभाग अपने स्तर पर कुछ सुधार के काम कर ही रहा है, लेकिन जो दूसरी जो व्यवस्था है उन व्यवस्था को सुदृढ़ करा ताकि घाटे से उभरा जा सके। जी अभय आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर उत्तराखंड में बिजली फिर महंगी हो जाएगी। तो उत्तराखंड में बिजली फिर महंगी होने वाली है। तो 7 महीने में 6.7% सरचार्ज देना होगा। तो 20 लाख उपभोक्ता होंगे महंगाई से काफी ज्यादा प्रभावित। तो सितंबर से 31 मार्च के बीच पूरा सरचार्ज को वसूला जाएगा। तो यूपीसीएल को सरचार्ज से 1100 रुपए मिलेंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अब है उत्तराखंड वासियों के लिए काफी चिंताजनक एक खबर है क्योंकि बिजली फिर से महंगी होने वाली है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में बिजली फिर महंगी हो जाएगी। तो 7 महीने में अब 6.7% सरचार्ज देना होगा। तो 20 लाख उपभोक्ता महंगाई से काफी ज्यादा प्रभावित दिखाई देंगे। तो सितंबर से 31 मार्च के बीच यह सरचार्ज वसूला जाएगा। तो यूपीसीएल को सरचार्ज से 1100 रुपए मिलेंगे। तो 20 लाख उपभोक्ता काफी ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो उत्तराखंड वासियों के लिए काफी चिंताजनक ये खबर होने वाली है। तो उत्तराखंड में बिजली फिर महंगी होने वाली है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बिजली फिर महंगी हो जाएगी। 7 महीने में 6.7% सरचार्ज देना होगा। तो 20 लाख उपभोक्ता इससे काफी ज्यादा प्रभावित दिखाई देंगे। तो सितंबर से 31 मार्च के बीच ये सरचार्ज वसूला जाएगा। तो यूपीसीएल को इस सरचार्ज से 1100 रुपए मिलेंगे। तो बढ़ते अगली खबर की ओर जो ऋषिकेश से आ रही है, जहां पर देर रात यमकेश्वर रोड बड़ेथ के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाकर 2 घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। तो ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमकेश्वर रोड पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके सभी को बचाया है। तो 2 घायलों को खाई से बाहर निकाला गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यमकेश्वर रोड की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर यमकेश्वर रोड पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। तो आधी रात में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तो 2 घायलों को खाई से बाहर भी निकाला गया है। तो अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। तो
वही राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमे की अब चिंताओं को और बढ़ाने का काम कर दिया है। तो बढ़ते मामलों को लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव से लेकर देहरादून के डीएम लगातार विभागीय बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन बैठकें सिर्फ बैठकों तक ही सिमट कर रह गई है। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी सुभाष जोशी ने कहा कि मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल जो मामले डेंगू के थे उनसे इस बार मामला ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में लगातार फॉगिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि डेंगू बरसात बंद होने के बाद ज्यादा फैलने का काम करते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि डेंगू के मामलों में 15 अक्टूबर के बाद कमी आने लगती है। अभी तक 716 मामले आ चुके हैं, जिसमें से अधिकांश रोगी सब स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है। आशा वर्कर क्षेत्र में भ्रमण कर निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। नगर निगम के कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है। वही देश भर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। तो वन्य जीव सप्ताह में लोगों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक कराने का प्रयास भी किया जाता है। तो वहीं इस बार 2 मुख्य कार्यक्रम रहेंगे, जिनमें ग्रामीणों के साथ बायो फेसिंग और ईडीसी के तहत स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अगले माह वन्यजीव सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित करने हैं, जिसमें प्रमुख 2 कार्यक्रम हमारे ट्रेनिंग ओरिएंटेड कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्थानीय जन समुदायों को कैसे हम उनकी सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं उसके संबंध में एक कार्यक्रम है, जिसमें पहला एक बीहाइव फेंसिंग का एक प्रोजेक्ट जो ढेला और सवलदे ग्राम में लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, उसके संबंध में उसके प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम। वहीं पौड़ी के श्रीनगर मोटर मार्ग पर गडोली के पास देर शाम बाइक सवार युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। हालांकि युवक बाल बाल बच गया है, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और वन विभाग पौड़ी से आग्रह किया गया कि क्षेत्र में गश्त करने के साथ ही पिंजरा भी लगाया जाए, जिससे कोई दुर्घटना आने वाले समय से के चलते ना घटे। कल मैं अपने कार्यालय से पौड़ी आ रहा था और पौड़ी और गडोली के बीच में एक स्थान ऐसा था जहाँ पे बाघ ने मुझ पे इस झपटा मार दिया और झपटे में मेरे पैर के जो नीचे जीन्स में 2 निशान भी पड़े और मैं बहुत घबरा गया, परंतु मैं बाइक लेके आगे चले गया और मेरे पीछे सीधा मेरे जस्ट पीछे उद्यान विभाग की गाड़ी थी, जिसमें वहाँ के कर्मचारी भी थे। उन्होंने पूरी घटना को भी देखा और मैं बहुत ही घबरा गया था कल शाम को। उसके बाद मुझे कई बच्चे आगे मिले, पैदल घूमने वाले लोग भी थे, उनसे भी मैंने अनुरोध किया कि इस रास्ते में मत जाओ। मैं अभी फॉरेस्ट विभाग से अनुरोध करूँगा कि वही रामनगर के गर्जिया देवी मंदिर का टीला समय के साथ साथ बरसातों और बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे बचाने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जीबी पंत विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से सुझाव भी मांगा है। तो वहीं जीबी पंत विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने गर्जिया के टीले का निरीक्षण भी किया। तो आपको बता दें कि गर्जिया देवी मंदिर हमेशा से ही रामनगर का केंद्रीय स्थल रहा है, लेकिन बीते लंबे समय से टीले में आ रही दरारों ने अधिकारियों और पुजारियों की चिंता बढ़ा दी है। तो फरवरी 2021 में गर्जिया मंदिर के टीले में दरारें देखी गई थी। काफी चौड़ी दरारें दिखने पर प्रशासन ने मंदिर के टीले को बचाने की अब कवायद शुरू कर दी है। आज जो आए हैं प्रोफेसर एस.के. कटारिया साहब आए हैं, जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से आए हैं। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और पूर्व में वो। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।